Hi viewers, good morning. Welcome back on my channel. Today we are started from Indian history. One of my viewers suggesting me कि मैं उन्हें competitive exam के बारे में बताऊं. So let's start from Indian history. प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत. तो सबसे पहला है भारत का नामकरण. भारत का नाम भारत कैसे पड़ा. अब इंडिया वर्ड तो हम डेली अपनी लाइफ में बोलते हैं कि हम वी आर इंडियंस, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया. वैसे ही अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया अथवा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं. ठीक है. इंडिया शब्द इंडस से निकला है. कहाँ से निकला है. इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है. ठीक है. भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है. पाणिनि की एक अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख पाया गया है भारतवर्ष का. ठीक है. और ये पूछा जाता है. खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी भारतवर्ष का उल्लेख है. भारत देश का ये नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है. ऋग्वैदिक काल जो है सबसे पुराना काल है, सबसे पहला काल है जिसमें कि भरत यानी भारत के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा. एक अन्य मान्यता के अनुसार अगर अदर इमेजिनेशन या अदर सोर्सेज को देखा जाए तो ये नाम प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभवेद के ज्येष्ठ यानी उनके बड़े बेटे भरत के नाम पर किया गया है. अगर अब ब्राह्मण ग्रंथों को देखें तो उसमें इसका नाम बताया गया है कि जो हमारे कुरु वंश के प्रतापी सम्राट दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर किया गया है. कुरुक्षेत्र के बारे में अगर आपने सुना हो तो कुरुक्षेत्र जो है ये हमारे हरियाणा में है और इसी के वंश के रिलेटेड जो सम्राट दुष्यंत थे और उनकी पत्नी शकुंतला थी, उनके पुत्र भरत के नाम पर किया गया है. ये अदर रिसोर्सेज का मानना. आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यव्रत के रूप में आया, क्योंकि सबसे पहले भारत में आर्य ही आए थे. उसके बाद इन्होंने बोला है भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है. जम्बू द्वीप किसे बोलते हैं. जम्बू ट्री ग्रो, मतलब कि वहाँ पे जम्बू ट्री, बहुत सारे ट्री जो है वहाँ पे ग्रो होते थे दैट टाइम, इसलिए इसको जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है. ऑल राइट. नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत. अब इसको जानना कि हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास कैसा था. प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है. वी आर डिवाइडेड आवर इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ अ पुरातात्विक स्रोत, सेकंड साहित्य स्रोत, थर्ड वन इज़ अ विदेशी विवरण. पहले हम डिस्कस करेंगे पुरातात्विक स्रोत. पुरातात्विक स्रोत मीन्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ठीक है. प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम, इसमें आपको वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग इन माय अकॉर्डिंग कि इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि इस पे जो लिखते नहीं थे पहले लोग, ठीक है, तो वो कैसे उन चीज़ों को पहचानते थे कि हाँ ये पुरानी चीज़ें हैं, ये पुराने इतिहास से रिलेटेड हैं. अगर हमें अपने इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करना है तो हमें इन तीनों को स्टडी करना पड़ेगा. सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, जिसमें कि ये बताया गया है कि प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है. इसके अंतर्गत मुख्य तो अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लिखा नहीं जाता था और वो लिखा गया भी होगा तो वो समझा नहीं जाता था. ठीक है. तो पहले क्या करते थे, लिखते थे पर वो समझ में नहीं आता था. ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है. ठीक है. अभिलेख, तो इसके अभिलेख किस किस पे मिले हैं. पत्थरों पे, स्तंभों पे, धातु की पट्टियों या मृत भांडों पर उत्कीर्ण प्राचीन विवरण को अभिलेख कहते हैं. अभिलेखों यानी इंस्क्रिप्शंस के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों को प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र यानी पैलियोग्राफी कहा जाता है. तो इसके अभिलेख पत्थर स्तंभों आपको सॉलिड स्टेट पे ही लिखे मिलेंगे, क्योंकि लिखे होते थे उस टाइम पे, वो डिज़ाइन करते थे, अपने इमोशंस उन पे लिख देते थे, बट हम उनको ना स्टडी नहीं कर पाते. दैट्स वाई हम इनको पुरातात्विक कहते हैं. अभिलेख मुहरों, स्तूपों,
प्रस्तर, स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों, मंदिर की दीवारों और ईंटों पर प्राप्त होते हैं। अभिलेखों की भाषा प्राकृत, पाली, ठीक है, ये लिपि होती है। प्राकृत, पाली, संस्कृत तथा अन्य दक्षिण भाषाएं हैं, ठीक है। जैसे हमारी हिंदी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही ये उस टाइम पे ये लिपियां हैं जिनसे कि हम उस टाइम पे लिखते थे। कुछ अभिलेख द्विभाषी तथा विदेशी भाषा में भी उत्तीर्ण हैं। 2 भाषाएं बोलने तथा विदेशी भाषा बोलने में भी सक्षम थे उस समय के लोग। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं। अगर आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है तो उसमें आपको ये पता चलेगा, बट नो डाउट आपको इसमें बता दिया जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी, जो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। लेकिन इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, अभी तक इनको पढ़ा नहीं जा सकता। भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख पश्चिम एशिया या एशिया माइनर के बोंगस्कोई नाम स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के मिले हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त्य, अश्विनी कुमार नामक वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। ये सारे जो हैं ये हमारे ईश देवी देवता हैं, जिनको अभी हम पूजते हैं ना, दैट टाइम उन्हीं के नाम से मिले हैं, ठीक है। ईरान से प्राप्त नक्शे रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास, भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों को जानकारी मिलती है, ठीक है। अब अगर ईरान के नक्शे को देखा जाए तो उसके अभिलेख से जो है भारत प्राचीन के पश्चिम एशिया जो वेस्टर्न पार्ट है उससे हमें इसको रीड करने, उसको समझने की जानकारी मिलती है। ईरान से प्राप्त कसाइट अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त मितनी अभिलेख, ये पूछा जाता है मितनी अभिलेख किससे संबंधित है, सीरिया से, और कसाइट अभिलेख किससे, ईरान से, या ईरान में किस अभिलेख के बारे में बताया है, कसाइट का, और सीरिया किससे संबंधित है, मितनी से। आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मी लिपि में लिखित मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी। ये जो लेखक हैं जेम्स प्रिंसेप, इनको क्या हुआ था 1837 में फर्स्ट टाइम जो लिपि ब्राह्मी लिपि जो उस पर लिखी हुई थी उनको फर्स्ट टाइम किसने समझा था, किसने पढ़ा था, सम्राट अशोक। ओके, नाउ मैं आपको इस बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आपको इजी रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो। फिर अशोक के अभिलेखों के अलावा प्राचीन भारत के अन्य प्रमुख अभिलेख हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अदर अभिलेख भी हैं, मतलब अदर और उल्लेख आपको मिलेंगे, जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शाक क्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश, गौतमीपुत्र, सातकर्णिका नासिक गुहा लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, जैसे ये सारे अभिलेख हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। स्कंदगुप्त का भोतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार शासक भोज का ग्वालियर अभिलेख, विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि। आरंभिका लेख अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ठीक है, नेचुरल लिखा हुआ है वो जो सारा, जो कि आप उसको पढ़ नहीं सकते। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग इसी की दूसरी सदी से मिलता है, ठीक है। जब ईसा शुरू हुआ था तो उसकी दूसरी सदी में ही इसके अभिलेख मिलना शुरू हो गए थे। शाक शासक रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी। आप सोच सकते हो इसको देख के कि कब से स्टार्ट हुआ है। संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। नाउ अभी हम सिक्कों पे बात करते हैं। सिक्कों कॉइन्स के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटिन के मिलते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहला जो सिक्का था वो किसका मिला था, तांबे का। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। इन सिक्कों पे कोई भी लेख नहीं है। ये आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। इनको एक प्रश्न पूछा जाता है कि आहत के सिक्के या पंचमार्क के सिक्के
किस तरह के होते हैं या किससे बनाए जाते हैं या सबसे पहले कहाँ पे मिले थे, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठीक है। बाद के सिक्कों पर तिथियां, राजाओं एवं देवताओं के नाम अंकित होने लगे। जब बाद में जब दोबारा डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे ईसा बढ़ती गई तो वैसे वैसे ही इन पे और डेवलपमेंट इवैल्यूएशन होती गई। सिक्कों पर तिथियां, डेट डालने लग पड़े, राजाओं और देवताओं के नाम होने लग पड़े। आज सिक्कों की सबसे पुरानी निधियां होर्स पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। कहाँ से हुई हैं? मगध से। हिंद यवनों ने भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे पहले किसने करी थी? हिंद यूनानियों ने। ओके। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। सातवाहनों ने शीशे की मुद्रा जारी की थी। ये तो हो गया कि किन किनों ने स्टार्ट किया था। लिटिल बिट दिस टॉपिक ओनली ऑन द कि इनिशिएटिव जो थी किसने करी थी। ओके। नेक्स्ट, अन्य पुरातात्विक साधन, अदर सोर्सेज। अभिलेखों एवं सिक्कों के अलावा महलों एवं मंदिरों, स्मारकों, मूर्तियों, मृदभांड, चित्रकला आदि के आधार पर भी प्राचीन भारत के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखें तो जैसे जैसे इवैल्यूएशन डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे ही हर एक चीज़ को अच्छे से इलैबोरेट किया जाने लगा। तो उनमें से स्टार्टिंग में तो ऐसा ही था कि हम उनको रीड नहीं कर सकते थे। तो महलों एवं मंदिरों तथा उनके अवशेषों की प्राप्ति से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ठीक है। महल और मंदिर बनने लगे, साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था का भी आभास मिलता है। मतलब कि लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा कि उनका भी एक धर्म है, उनकी एक सोसाइटी है, कम्युनिटी है। वैसे स्मारकों को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, देशी तथा विदेशी। यानी हम देशी और विदेशी का मतलब जैसे कि हम इंडियंस हैं और अगर हम फॉरेनर की बात करें लाइक वैसे तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर अगर ये वर्ड अगर आपने कहीं सुना हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके कि हस्तिनापुर कहाँ पे है और इसका उल्लेख किसमें किया गया है इत्यादि देशी स्मारक। जबकि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जावा का बोरोबुदुर मंदिर तथा बाली से पर्याप्त मूर्तियाँ विदेशी स्मारक हैं। अब ये जो आपको एग्जॉस्टिक नेम आपको यहाँ सुनने को मिले ना, ये सारे ही फॉरेनर नेम्स हैं। ठीक है, जो कि विदेशी हैं। फॉरेनर यानी विदेशी स्मारक हैं। बोर्नियो के मकरान से प्राप्त प्रतिमाओं का अंकित तिथियाँ कालक्रम स्थापना में विशिष्ट योगदान देती हैं। गाइस, मेरा मेन मोटिव ये है बोलने का और आपको बुक से बताने का, ताकि आपको हेल्प हो सके अपने नोट्स खुद बनाने के लिए। क्योंकि मैं अपने नोट्स अगर आपको इसके दूँ तो सम टाइम मैंने आपको पहले भी बताया कि हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल और लिखने का तरीका अलग होता है। दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि आप अपने नोट्स मेरे इस ब्लॉग से अच्छे से बना सकें। दैट्स इट। ओके। नेक्स्ट है मूर्तियाँ। संस्कृत तथा कला संबंधी ऐतिहासिक स्रोत हैं। ठीक है, ये सारी किसी हैं जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी हमारे अदर सोर्सेज हैं उससे रिलेटेड है, जिससे सामान्य जनता की धार्मिक प्रवृत्तियों तथा आस्था का लेखा जोखा मिलता है कि लोग कितना विश्वास अंधविश्वास करते थे उस टाइम पे। गांधार कला। अच्छा, मुझे ये गांधार भी बताएं कि गांधार किसको कहा गया है और किसमें कहा गया है। कला एवं मथुरा कला मूर्ति कला की प्रमुख शैलियाँ हैं। शैलियाँ मीन्स कि ये सारे जो हैं उसके स्रोत हैं। सारनाथ, बरहुत, बोध गया एवं अमरावती मूर्ति कला के अन्य प्रमुख केंद्र थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बोध गया किससे संबंधित है। ये सारे वर्ड्स आई होप सो आपको पता हो और मैं यही एक्सपेक्टेड करती हूँ सबसे कि आप लोगों को ये पता हो। मृत भांडों से भी कलात्मक प्रगति की जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल के लाल मृत भांड, उत्तर वैदिक काल के चरित्र धूसर मृत भांड तथा मौर्य युग की पहचान उत्तरी काले पॉलिश वाले मृत भांड से की जाती है।
ओके। चित्रकला जीवन के विभिन्न पक्षों को स्पष्टता देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक है, आर्ट जो है ये विभिन्न पक्षों को दिखाने के लिए काफ़ी होता था उस टाइम पे कि अगर हमने किसी पत्थर पे कुछ बनाया है तो वो लोग उसको देख के ही समझ जाते थे, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, जिससे काल विशेष के जीवन की उन्नति तथा भावुकता का पता चलता है, कि उनके इमोशंस का पता चलता है। ठीक है।